Assalamu alaikum students. In previous lecture we have discussed what is meant by bank reconciliation statement and what are the reason behind preparing it. Today we will discuss in our part 2 lecture that how to prepare and adjust bank reconciliation statement. First of all, we will select one question from our question paper, examination paper. मैंने एग्जामिनेशन पेपर जो आपके पास भी होंगे 2022 ईयर्स के, उसमें से एक क्वेश्चन पेपर सेलेक्ट कर लिया है। आप अपने क्वेश्चन पेपर में देख लीजिएगा 2016 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 5 निकाल लीजिए। सही। अकाउंटिंग में क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट को एक नज़र पढ़िए। आपने रिक्वायरमेंट देखा, क्या लिखा है यहाँ पे? दो रिक्वायरमेंट्स हैं। ए है प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑफ जून 30, 2015। पहले हमें बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है, और दूसरी रिक्वायरमेंट में है नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्रीज पास करनी है। इसमें ड्यू टू सम टेक्निकल लिमिटेशंस ये एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, तो बराह मेहरबानी इसी पेज पे, सर सैयद कॉलेज के ही पेज पर आप देख लीजिएगा। इसके साथ ही मैं दूसरी वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। अब यहाँ पर सबसे पहले जब हमें कोई स्टेटमेंट बनानी हो, कोई जर्नल बनाना हो, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसका फॉर्मेट। अच्छा जी, अब फॉर्मेट ज़रा देखिए। सबसे पहले ऊपर हेडिंग डाली जाती है, जो ये वाइड स्पेस आपकी होती है, यहाँ 3 लाइन की हेडिंग डलती है, और राइट हैंड साइड पे 1.5 से 2 इंच के 2 कॉलम्स बनाए जाते हैं। पहला कॉलम कैश बुक और दूसरा कॉलम आपका पासबुक का कॉलम है। हेडिंग 3 लाइन की। सबसे पहले ऊपर आपने फर्म का नाम लिख दिया। क्वेश्चन में पहली ही लाइन में देख लीजिए ओशन को आपको नाम मिल जाएगा। फिर आप जो स्टेटमेंट बना रहे हैं, यानी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, मैंने लिख दिया। तीसरी लाइन में, क्योंकि ये एक पीरियडिकल स्टेटमेंट है, एक पीरियड के एंड में बनती है, चाहे वो मंथली पीरियड हो, सेमी एनुअल हो, तो हम इसमें डेट लिखने का हमारा तरीका होगा फॉर द पीरियड एंडेड जून 30, 2015। जब आपने फॉर्मेट बना लिया तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में ऊपर ही बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट मेंशन होता है। सही। सबसे पहले हमें बैलेंसेस नोट डाउन करने होते हैं। जब बैलेंस की बात आ जाती है तो एक चीज़ याद रखिएगा, कैश बुक में आपका अकाउंटेंट बैंक के बैलेंस को एसेट के तौर पे शो कर रहा होता है। एसेट मतलब डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस, और ऑन द अदर हैंड बैंक स्टेटमेंट या पासबुक में बैंक का अकाउंटेंट आपको लायबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड कर रहा होता है, क्योंकि आप बैंक के लिए लायबिलिटी हैं। यहाँ पर क्रेडिट मतलब प्लस और डेबिट मतलब माइनस। इस चीज़ को अपने दिमाग में रखेंगे अगर आप, तो आपके लिए सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। डेबिट बैलेंस कैश बुक का है, यानी कि प्लस है, और डेबिट बैलेंस बैंक स्टेटमेंट का है, इसका मतलब है माइनस बैलेंस है। अब सबसे पहले बैलेंसेस कॉपी कर लें। 10,000 कैश बुक का डेबिट बैलेंस है। आपने कैश बुक के कॉलम में सबसे ऊपर 10,000 लिख दिया। डेबिट मतलब प्लस बैलेंस था कैश बुक का, तो इसमें कोई साइन डालने की ज़रूरत नहीं है। जबकि ऑन द अदर हैंड कैश बुक बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है 17,000 डेबिट यानी माइनस, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। और ये जो आपकी पर्टिकुलर की वाइड स्पेस है, यहाँ पर हम लिख देंगे अनएडजस्टेड बैलेंसेस आई थिंक ये जो मैं बॉल पेन से लिख रही हूँ ये आप लोगों का क्लियर नहीं हो रहा, तो मैं मार्कर यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन बेटा आप ये इंक पेन से ही सारी पोस्टिंग्स इसमें एडजस्टमेंट्स करेंगे। सिर्फ हेडिंग और कॉलम्स की हेडिंग आप टेम्पो मार्कर से डाल सकते हैं। अच्छा, जब आपने बैलेंसेस लिख लिए तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में तो आपको बैलेंसेस बताए गए थे। थर्ड पॉइंट पढ़ें, डेबिट मेमो फॉर अ चेक ₹10,000 मार्क्ड NSF। NSF का मतलब क्या होता है? नॉट सफिशिएंट फंड। मैं आपको पहली वीडियो में बता चुकी हूँ। नॉट सफिशिएंट फंड, रिजेक्टेड चेक, डिसऑनर्ड चेक, इन सब का एक ही मतलब है और इनका एक ही ट्रीटमेंट है। कैश बुक से माइनस होगा। आपके अकाउंटेंट ने प्लस कर दिया जो चेक रिजेक्टेड था। सही।
अब इसको हम कैश बुक से माइनस करेंगे। डिसऑनर्ड चेक मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ क्या होता है। ये एक ऐसा चेक होता है जो बैंक में किसी भी वजह से रिजेक्ट हो गया, तो अब इसको चेक कंसीडर नहीं किया जाएगा। 10,000 था। NSF या रिजेक्टेड चेक हमेशा बैंक स्टेटमेंट से माइनस होते हैं। अच्छा, ये मैं मार्कर से इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मेरे ख्याल में बॉल पेन से क्लियर नहीं हो रहा था। अब क्योंकि ये 10,000 माइनस हो रहा है कैश बुक से, पर्टिकुलर में आप लिखेंगे आप क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं? NSF चेक। और क्योंकि ये चेक आपके कस्टमर का होगा तो ब्रैकेट में लिख दीजिए अकाउंट रिसीवेबल। ये आपको एडजस्टिंग एंट्रीज के वक्त आसानी होगी, वो मैं आपको मज़ीद आगे समझा दूंगी कि हमें क्या करना है। अब थर्ड पॉइंट रिकॉर्ड कर लिया आपने, फोर्थ पॉइंट में आ जाएं। चेक डिपॉजिटेड टोटलिंग 40,000, 40,000 40,000 के चेक डिपॉजिट हुए, बट ओनली 24,000 क्लियर्ड। राइट, अब ज़रा कहानी समझ लीजिए इसमें हुआ क्या है। जैसे ही चेक डिपॉजिट होते हैं कैश बुक में फ़ौरन प्लस कर दिए जाते हैं, क्योंकि आपके अकाउंटेंट ने फ़ौरन रिकॉर्ड कर दिया। अब कैश बुक का तो कोई मसला ही नहीं है, मसला कहाँ है? पासबुक का। क्लियरिंग प्रोसेस हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि 2 से 3 दिन का होता है, वर्किंग डेज का। तो इस वजह से सिर्फ 24,000 के चेक क्लियर हो गए, मतलब पासबुक में रिकॉर्ड हो गए। बाकी के पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुए, वो क्या कहलाते हैं? अनक्लियर्ड चेक या डिपॉजिट इन ट्रांजिट। 40,000 में से 24 माइनस करें, कितने आए? आपके पास आ जाएंगे 16,000, यानी कि 16,000 आपके हैं अनक्लियर्ड चेक। अनक्लियर्ड चेक के साथ क्या किया जाता है? अनक्लियर्ड चेक प्लस होते हैं। अनक्लियर्ड चेक या डिपॉजिट इन ट्रांजिट हमेशा प्लस होता है आपकी पासबुक में। आपने क्या किया? ऐड। और क्या लिखेंगे इसको? अच्छा जी, ऊपर -17,000 बैलेंस है, नीचे आप प्लस कर रहे हैं 16,000, तो -1,000 आपका यहाँ बैलेंस आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद पॉइंट नंबर 5 है, चेक इशूड 13,000 बट ओनली 19,000 वर प्रेजेंटेड। ये इशूड चेक जो होते हैं इसका मतलब है चेक से पेमेंट की गई, जैसे ही पेमेंट की कैश बुक से माइनस कर दिया। सेम बिल्कुल आपके क्लियर और अनक्लियर चेक का सिलसिला है। तो इसका मतलब है कि ये आपके कैश बुक में तो रिकॉर्ड हो चुका है, अब मसला है आपका बैंक स्टेटमेंट या पासबुक का। ओनली 19,000 वर प्रेजेंटेड। अब इसके पीछे कहानी क्या है कि चेक जब आपने कस्टमर को दे दिया, पेमेंट कर दी, तो उस वक्त आपके अकाउंटेंट को पता था, आपने कैश बुक से माइनस कर दिए। लेकिन बैंक के अकाउंटेंट को तो उसी वक्त पता चलेगा ना जब आपका कस्टमर जाकर उसको आपका क्रेडिटर उसको प्रेजेंट करेगा। अभी तक उन्होंने सिर्फ 19,000 के चेक दिखाए हैं। ज़रा 30 में से 19 माइनस करें, कितने आए? 11,000। 11,000 के चेक आपके आउटस्टैंडिंग चेक हैं, अनप्रेजेंटेड चेक हैं। ये अनप्रेजेंटेड और आउटस्टैंडिंग चेक्स के साथ क्या किया जाता है? अनप्रेजेंटेड और आउटस्टैंडिंग चेक्स, आउटस्टैंडिंग एक ऐसा चेक, आउट बाहर, स्टैंडिंग खड़ा हुआ है, जो बैंक के रिकॉर्ड से बाहर खड़ा हुआ है, बैंक में जैसे ही एंटर होगा माइनस हो जाएगा, इसको आप माइनस कर देंगे। $1,000 माइनस बैलेंस था, 11,000 भी माइनस हो गया, तो 12,000 माइनस का आपका बैलेंस आ गया है। सही, कहाँ पर? पासबुक के कॉलम में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ज़रा देखिए, लेट डिपॉजिट। लेट डिपॉजिट का सिलसिला ये होता है कि आपने जमा करवाया, आपके कैश बुक में आपने प्लस कर लिया, लेकिन क्योंकि लेट था तो ये वेरी नेक्स्ट वर्किंग डे पासबुक या बैंक स्टेटमेंट में प्लस होगा, बैंक के रिकॉर्ड्स में। तो लेट डिपॉजिट जो है हमेशा प्लस होते हैं, 32,000 प्लस होते हैं आपके बैंक स्टेटमेंट में। आपने फ़ौरन प्लस किया 32,000 बैंक स्टेटमेंट में, और यहाँ पर आपने लिख दिया ऐड लेट डिपॉजिट।
32 प्लस और 12,000 माइनस है, आपका 20,000 इसमें आ जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ ज़रा आइए। इसके बाद लेट डिपॉजिट के बाद पॉइंट नंबर 7 है, एडवाइस रिसीव फ्रॉम बैंक दैट अ कस्टमर हैड मेड डायरेक्ट डिपॉजिट। जैसे ही वर्ड आया डायरेक्ट डिपॉजिट का, डायरेक्ट डिपॉजिट का मतलब है आपका कोई कस्टमर इतना नेक शरीफ था कि उसने डायरेक्टली आपकी जो पेमेंट करनी थी ना वो बैंक में जमा करवा दिए पैसे, आपको बताए बगैर। बैंक के अकाउंटेंट ने उसको आपके अकाउंट में प्लस कर लिया, कैश बुक में प्लस होने से रह गया। जैसे ही लेट डिपॉजिट या डायरेक्ट डिपॉजिट आप पढ़ते हैं क्वेश्चन में, आप फ़ौरन उसको कैश बुक में प्लस कर लेते हैं। कितने थे? 18,000। आप फ़ौरन 18,000 प्लस कर लेंगे और इसके आगे लिखेंगे। अच्छा, हमने कहाँ प्लस किया? हमने कैश बुक में प्लस किए हैं डायरेक्ट डिपॉजिट। और डायरेक्ट डिपॉजिट किसने किया है? आपके कस्टमर ने किया है, तो आप आगे लिख दें अकाउंट रिसीवेबल। मेरे पास जगह कम है सो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। हम क्यों जो भी कैश बुक में चेंजेस होती जा रही हैं वक्तन फ़वक्तन रिलेवेंट अकाउंट मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि इससे हमें एडजस्टिंग एंट्री पास करते वक्त आसानी होगी। नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद आपका आता है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। जब इंटरेस्ट की बात आ जाती है तो ज़रा एक चीज़ नोट कीजिए, इंटरेस्ट मार्कअप भी कहलाता है, इंटरेस्ट इनकम भी हो सकता है और इंटरेस्ट एक्सपेंस भी हो सकता है। एक्सपेंस होगा माइनस होगा, इनकम होगी प्लस हो जाएगी आपके अकाउंट से। यहाँ आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्रेडिटेड बाय बैंक। यही याद रखें, बैंक के लिए क्रेडिट का मतलब है प्लस, क्रेडिटेड बाय बैंक का मतलब है आपके अकाउंट में प्लस कर दिया बैंक ने 2,500 का इंटरेस्ट। लेकिन आपको नहीं पता चला तो अब पता चल गया, अब आप कैश बुक में प्लस कर दें, क्योंकि आपके अकाउंट में ये इंटरेस्ट प्लस हो रहा है तो ये है इंटरेस्ट इनकम। अगर डेबिट होता तो हम माइनस करते और इंटरेस्ट एक्सपेंस लिखते हैं। सही। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, ये मेरे ख्याल में लास्ट पॉइंट होगा। सॉरी, मैंने बैलेंस नहीं किया, स्टेप बाय स्टेप बैलेंस करते जाइए। 18,000 में 2,500 जब प्लस हुआ तो 20,500 आ गया। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ें ज़रा, लास्ट है ये, लॉकर चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। हमेशा याद रखिए ये चीज़ें जहां आप पढ़ेंगे फ़ौरन कैश बुक से माइनस होंगी। ज़कात चार्ज बाय बैंक आपका, उसके अलावा बैंक चार्जेस, सर्विस चार्जेस, लॉकर रेंट, ये सब हमेशा माइनस होता है। कहाँ से माइनस होता है? कैश बुक से। आप इसको माइनस साइन डाल के भी लिख सकते हैं, आप इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। कितना था ये? 500 था, माइनस कर दिया, 20,000 का आपका बैलेंस आ गया। और इसके आगे आप लिखेंगे लेस लॉकर रेंट। जब माइनस कर दिया 20,000, इसके बाद कोई एडजस्टमेंट मौजूद नहीं है, क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। दूसरी साइड पे देखें, ऑलरेडी आपका 20,000 का बैलेंस है। यही हमारा टारगेट है सवाल का कि इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस कैश बुक और पासबुक दोनों के बैलेंसेस एडजस्ट होने के बाद बराबर हो जाएंगे। और इसके आगे आप लिखेंगे एडजस्टेड बैलेंसेस। यहीं हमारे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ख़त्म हो गई। मैं इस लेक्चर को यहीं ख़त्म कर रही हूँ। आज हमने क्या सीखा? हमने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में कैश बुक और पासबुक के कॉलम में एडजस्टमेंट सीखी और बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू रखूँगी मैं और आपको एडजस्टिंग एंट्रीज इस क्वेश्चन से रिलेवेंट करवाऊँगी। इसको यहीं तक रखिए। अल्लाह हाफिज़।